बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ऑन्कोलॉजी और कैंसर्स के ऊपर है, वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से है, क्योंकि हमारे मुल्क की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है अच्छी नहीं है और बीमारियां भी जो होती हैं वो सम टाइम मईशत से जुड़ी हुई इस वजह से होती हैं कि जब लोगों को खुराक अच्छी ना मिले, उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर डेफिनेटली उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। बल्कि जो गवर्नमेंट का जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी उससे मुतासिर होता है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ जो सिस्टम है वो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि जब आप लोग अस्पतालों में जाते हैं, ख़ासतौर से सरकारी अस्पतालों में, तो किन मसाइल का आपको सामना होता है। तो आज हम ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर से मुतालिक जो मसाइल हैं, जो प्रिवेंटिव केयर है, उस पर बात करेंगे। और मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करा देता हूँ। जो मेरे पहले गेस्ट हैं वो डॉक्टर राजा राहुल साहब हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में। हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर नाइला जाहिद हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। और हमारे तीसरे गेस्ट जो हैं वो डॉक्टर फ़ारूक हसन साहब हैं, जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस हेमाटोलॉजी में है। और मैं कहूँगा कि थैलेसीमिया में चंद ही ऐसे लोग होंगे जो इस बीमारी को जड़ से जानते होंगे, और ये उनमें से एक हैं जो ये जानते हैं। इसके अलावा हेमाटोलॉजी के भी है। इनको अगर फ़ादर कहा जाए तो शायद पाकिस्तान के लिए फ़ादर इनको हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इनकी जो है इस शोबे में बहुत नॉलेज है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहायत मुल्तमिस हूँ कि आप लोग इस नेशनल कॉज के लिए अपना टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और हम इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और अपने मालिकान का भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि वो इन इश्यूज़ पर प्रोग्राम्स करने की इजाज़त देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर नाइला साहिबा, आप ये बताएँ कि आप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ आपने क्या देखा है और वहाँ आपकी क्या एक्सपीरियंसेस है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग कैंसर। और ख़ासतौर से मैं कहूँ कि हमारे यहाँ तो इस वक्त जो सूरत हाल है, ओवरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है और बहुत तेज़ी से ही हो रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर के ये इतने जो केसेस आ रहे हैं सामने, उसकी ऐसी वजह क्या, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है या कोई ऐसी रिसर्च हुई है सिलसिले में कि इतनी तेज़ी से ब्रेस्ट कैंसर केसेस में क्यों इजाफा हो रहा है? एक तो ये कि देखें, औरतों में पूरी दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है। दुनिया में हर 8वीं औरत ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला है और पाकिस्तान के भी तकरीबन यही नंबर्स बनते हैं। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि जो भी कैंसर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, इवन आंतों का कैंसर भी मैंने बहुत यंग एजेस में भी देखा है। आई थिंक जो यंगेस्ट पेशेंट मैंने आंतों के कैंसर का देखा है वो 16 साल का देखा है। तो इसकी वजूहात जैसे डॉक्टर राहुल ने मेंशन की, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो हमें नहीं पता कि हमारे माहौल में हम लोग कितने कार्सिनोजेंस को एक्सपोज्ड हैं। ख़ासतौर पर कराची में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा स्मोकिंग, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग आम है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैंसर है। हालांकि कानून बन चुका है कि पब्लिक प्लेस पे आप एग्जैक्टली। और फिर लोग तो अपने घरों में बच्चों के पास बैठ के भी स्मोक कर रहे होते हैं। ये सारा इसके रिस्क को बढ़ा रहा होता है। फिर ये तो चीज़ें वो हैं जो डॉक्टर राहुल ने काफ़ी अच्छी तरह हाईलाइट कर दी, जो कि प्रिवेंशन की तरफ हैं कि आप ये करें तो आप कैंसर से बच सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ कैंसर्स हैं जिनका एज के साथ ख़तरा बढ़ता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। तो हर मुश्किल के साथ एक आसानी होती है, जैसे हमें मालूम है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मैमोग्राम, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। और ये उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकता है जबकि गुठली महसूस भी नहीं होती। अच्छा, ज़ाहिर है अब ये मैमोग्राम का टेस्ट बड़े शहरों में तो है, छोटी जगहों पे तो नहीं है अवेलेबल। तो वहाँ क्या किया जाए, तो हमें वहाँ पे लोगों को बहुत एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर ब्रेस्ट में कोई भी गुठली महसूस हो उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। और इसके लिए हम लोग ने काफ़ी कैंप्स वगैरह भी किए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सके। मुझे अब प्रैक्टिस में तकरीबन 20 साल हो रहे हैं और इन 20 सालों में जो चीज़ मैंने नोट की है, जो पॉजिटिव चीज़ नोट की है, कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बहुत पेशेंट्स 4थी स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में देखती थी, जिसमें कि बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। और अब मैं ज़्यादा कैंसर्स 3री और 2री स्टेज में देखती हूँ। तो यानी कि लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस। हाँ, और दूसरा लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो ये कि अब हम यंगर एजेस में ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसकी ये वजह जो है, ज़ाहिर है इसको हमें बहुत अपने रिसर्च करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ऐसी क्या चीज़ हो रही है। वैसे तो दुनिया भर में ही कैंसर यंगर एज में भी बढ़ता जा रहा है। प्रॉबली जो ओवरऑल वर्ल्ड एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ रहा है, उसकी वजह से शायद बढ़ रहा है।
तो ये एक चीज़ है जो कि वो है। फिर उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर औरतों में पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं था। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने नोट की है, कुछ मुझे लगता है एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अब ज़ाहिर है इसमें भी हमें उनकी लाइफस्टाइल और हैबिट्स को देखने की ज़रूरत है कि वहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन लोगों में इसके कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो रहा है। की बात कर रही हैं सारे रूरल एरियाज़ नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जो मैंने नोट किए हैं। तो अब इसको हमें करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे देखने की ज़रूरत है। तो यानी कि हमारा जो इम्पोर्टेंट नीड है, एक तो यही है कि हमारे पास मल्टी नेशनल रिसर्च हो। हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद ना बनाए, सब मिलके इस पे रिसर्च करें और इसको जानने की कोशिश करें। रिसर्च तो यार सिर्फ मल्टी नेशनल्स की होती है, गवर्नमेंट का तो कैसे रिसर्च में रोल ही नहीं है हमारे यहाँ। मल्टी सेंट्रिक यानी कि सारे हॉस्पिटल्स, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप का हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो पंजाब में हो, कहीं पे भी हो, सारे डॉक्टर्स मिल के रिसर्च करें तो हमें हमारी पूरी पॉपुलेशन का वो पता चलेगा कि वो क्या वो है ना, बिहेवियर क्या है। तो ये है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से हमारे लिए हेल्पफुल होती है वो है कि मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग्स, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, नई चीज़ें आती जा रही हैं। एक चीज़ जो एक मरीज़ के लिए सही फ़ैसला होगा वही फ़ैसला दूसरे मरीज़ के लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये होता है कि एक्सपर्ट्स, जिसमें कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट सब शामिल हैं, वो मिल के केसेस को डिस्कस करें और मरीज़ के लिए बेस्ट से बेस्ट फ़ैसला करें। तो ये चीज़ भी हमारे, मैं लियाकत हॉस्पिटल में तो खैर 20 साल से मैं कर रही हूँ, और जगहों पे भी माशाल्लाह स्टार्ट हो गई है ये चीज़। लेकिन इंटरनल कम्युनिकेशन पर तवज्जो देनी चाहिए, जितने भी रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं वो साथ बैठ के उस केस को। लेकिन अब जो एक नई प्रॉब्लम उसमें नज़र आ रही है कि हम एक फ़ैसला इतना दिमाग लड़ा के कर तो लेते हैं, मरीज़ वो फ़ैसले पर अमल भी करता है कि नहीं, ये बात हमें नहीं पता है। लेकिन मसला ये है ना डॉक्टर साहब, अब गूगल आ गया, अब तो पेशेंट भी गूगल करते हैं और ख़ुद वो अपनी दवा खुद डॉक्टर को बताते हैं जी क्या मैं ये दवा ले लूँ। तो एक दो लोगों ने मुझे कहा इस बात का, तो मैंने कहा यार ये चीज़ मालूम करने के बजाय तुम ये पहले बेहतर पता ये करो कि जिस डॉक्टर के पास जा रहे हो वो वाकई में डॉक्टर है भी कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में तो बेशुमार जो है वो क्वैक्स हैं। तो ये चीज़ इस पर तवज्जो दे के ये चीज़ सर्च किया करो कि पाकिस्तान की सूरत हाल आपको पता होगी क्वैक्स के हवाले से, और पीएमए ने भी इसके ऊपर उठाया है अपना, और पीएमए के अपने लोग जो हैं वो हेल्थ केयर कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। आपके इनमें ही नहीं बात जी? अच्छा जी हाँ, पीएमए के जो खुद अपने जनरल सेक्रेटरी जो पीएमए के हैं डॉक्टर शोरो भी उसमें, साबिक जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अली अज़हर, और तीसरे एक और डॉक्टर खालिद शेख, बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट हैं ये, जो एमएस भी रह चुके हैं सर्विस हॉस्पिटल के, न जाने कहाँ का, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर का हिस्सा बन गए। लेकिन एक अच्छी खबर आनी चाहिए थी वहाँ पर, लेकिन अच्छी खबर नहीं आई। हुआ ये कि अब इनके आपस में क्लैशेस हो गए हैं, तो इन्होंने जो है वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आए तो उन्होंने जो इस वक्त एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसको काम करने से रोक दिया है, और दोनों के आपस में क्लैश हो गया एक तरह से, तो काम इदारा कर नहीं पा रहा है। खैर बहरहाल चले छोड़े। तो डॉक्टर साहब आप बताएं ज़रा हेल्थ डिलेमास के बारे में कि आप इस ऑन्कोलॉजी की फील्ड में, इस हेल्थ केयर की फील्ड में क्या क्या आप ऐसी चीज़ें आपने दरियाफ़्त की हैं या ऑब्जर्वेशन है आपकी कि जो कि हमारे लिए इस वक्त सिस्टम के लिए नुकसान का बाइस हैं? देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम खातिर में ही नहीं लाते कि वो प्रॉब्लम कर सकती हैं। जैसे कि थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर ऐसी समझिए कि एंटेनास लगे हुए हैं, कम्युनिकेशन लगाए हुए हैं कि जो कि सारी रेज़ वहीं पर आ रही होती हैं, तो वो जो है उस एरिया के लोग बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। और हमारे यहाँ इतना ज़्यादा यूज़ है इन चीज़ों का। इवन देखिए आप अगर आप टेलीविज़न को ऑन करते हैं तो आप रिमोट इस्तेमाल करते हैं, बीच में बच्चे होते हैं तो आपकी रेज़ जा रही होती हैं, उनके उसके ऊपर असर है। मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं सुबह से शाम तक, रात में हर वक्त जो है वो मोबाइल अवेलेबल है, इन सब के प्रॉब्लम होते हैं। दूसरे ये कि हमारे यहाँ दूध अवेलेबल नहीं है, यानी कि 100 चीज़ों का एक क्योर जो है सिंपल दूध। इवन ये लोग जो ये गुटखा और ये सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर ये दूध ना करें और ये पिए, इतने ही पैसे इस्तेमाल कर दें तो ये बीमार ना होंगे। दूसरा एक और एस्पेक्ट है जो कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जो खुश लोग होते हैं उनको बीमारी कम आती है, जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ होते हैं उनके अंदर डिप्रेशन और इससे भी इंसान जो है बीमारी की तरफ जाता है। फिर है वायरसेस। हमारे यहाँ हर वक्त कोई ना कोई वायरस होता है, आप जिसको भी देख लें तो उसको कोई बीमारी है, और ये क्रॉनिक जब वायरस आदमी के अंदर होता है तो वो भी कैंसर प्रोड्यूस करता है। फिर हमारे जो खाने हैं, हर
खाने के अंदर स्प्रेज इस्तेमाल हो होते हैं, उनके केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, डाइज इस्तेमाल आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल। तो हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग तो है ही नहीं, उसके ऊपर से ये इतनी रेडिएशंस। तो समझिए कि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत है, जो इतनी धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, जो हम लोग इतने बीमार नहीं होते। हाँ देखें, स्किन कैंसर नहीं होता है यहाँ पे। दो बाहर के हेल्दी लोग जब यहाँ आते हैं ना, फ़ौरन बीमार हो जाते हैं, बिकॉज उनमें वो इम्यूनिटी नहीं होती है जो हमें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, यानी कि हम इतना ज़्यादा स्पॉइल्ड और कंटेमिनेटेड लिविंग में रह रहे होते हैं कि बॉडी उससे जो डील करती है, बाय द टाइम उसको और चीज़ें हो जाती हैं। फिर एक चीज़ मैं समझता हूँ कि उस पर भी देखना चाहिए कि वो है जब ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि हमारे यहाँ तो एक तरफ तो इस्लाम की बात होती है, दूसरी अगर 15 साल की लड़की कोई शादी कर ले तो आप उसको पकड़ लेंगे कि जनाब आप अंडर एज हैं। पहले ज़माने में जल्दी शादियाँ होती थी और उनके जो बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हैं उन पे इतना असरअंदाज नहीं होते थे, तो उस वक्त इतना कैंसर नहीं था, सिंपल लिविंग थी, सिंपल ईटिंग थी। तो मे बी दैट ऑल्सो नीड्स टू बी स्टडीड। एक्चुअली उसका ये है कि अगर पहला बच्चा 25 ईयर एज बल्कि 30 ईयर एज के बाद हो तो उसमें फिर ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा बढ़ता है। तो लेकिन इवन देन हमारे यहाँ तो अभी भी जनरल पॉपुलेशन में तो इतना लेट बच्चे नहीं होते हैं। जी डॉक्टर साहब, इस ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे, इस इशू के ऊपर। मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। मैरिजेस के बारे में बता रही थी कि किस वजह से कैंसर्स हो रहे हैं, जो डिस्कस करें। अच्छा। कंटिन्यू करें जी। ओह हाँ, नहीं मैं वही कह रही थी कि जो रिस्क्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, उसमें एक ख़तरा ये है कि वो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे होते ही नहीं हैं, तो बहुत सारी करियर ओरिएंटेड ख़वातीन अब शादी की तरफ नहीं जा रही हैं, तो विच इज़ ऑब्वियसली समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। दूसरा ये कि वो ख़वातीन जिनके यहाँ बच्चे देर से होते हैं, यानी कि 30 साल की उम्र के बाद, अगेन जो ख़वातीन करियर की तरफ अब ज़्यादा हैं तो फिर वो देर से शादी करती हैं, उनके देर से बच्चे होते हैं, तो उनके अंदर रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन ये फिर भी वो जो यंग एज में हम कैंसर्स देख रहे हैं उसके रिस्क को एक्सप्लेन नहीं करा। तो हमें तो दुनिया यंग एज में कैंसर जो देख रहे हैं 20s में, जी 20s में, जी वो मैरिड है अनमैरिड, ये भी अनमैरिड भी हैं, मैं अनमैरिड भी हैं, मैरिड भी हैं, हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट है, हाँ। मैरिड में डिफरेंट है, तो प्रोबब्ली दैट आल्सो शुड बी अंडरस्टैंड। प्रॉबली हाँ, दैट विल बी सोसाइटल इशू। आई थिंक कि प्रॉबली इसमें म्यूटेशंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब हमें पूरी दुनिया में दो जो कॉमन म्यूटेशंस हैं वो BRCA1 और BRCA2 हमें मालूम है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड हैं। जिनके अंदर ये म्यूटेशंस हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा उनकी ज़िंदगी के दौरान 30 to 50% ज़्यादा है कंपेयर टू जिनके अंदर ये नहीं है। तो ये वो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर हमें ये जीन्स टेस्ट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा 4-5 और म्यूटेशंस हैं जिनमें कि ब्रेस्ट कैंसर का ख़तरा बढ़ता है। तो अब जो हमारी प्रैक्टिस है वो यही है कि जिनमें इतनी यंग एज में हो कैंसर, उनका हम ये पूरा जीन पैनल चेक करें ताकि हमें पता चले उनके अंदर ऐसी कोई म्यूटेशन तो नहीं है जिसकी वजह से उनको ये कैंसर हुआ है। तो उसके एक फ़ायदा तो ये होता है कि उस मरीज़ के लिए भी हम बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि जिसको एक दफ़ा ब्रेस्ट कैंसर हुआ उसको दोबारा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसको ओवेरियन कैंसर हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ एड्रेस हो जाती हैं। फिर उसकी और फैमिली मेम्बर्स, उसकी बहनें, भाई, उन सब के अंदर किस चीज़ का रिस्क है उसके बारे में उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, उनको बताया जा सकता है कि आप क्या एहतियात करें। लेकिन इस मामले में भी मसला ये है कि हमारा मुआशरा बहुत मुख्तलिफ है और लोग इससे डरते हैं कि जी हम तो फिर मशहूर हो जाएंगे सब में कि जी हमारे ख़ानदान में ये चीज़ है, तो वो लोग तो। लेकिन इस बात को देखें, जान है तो जहान है, ठीक है। एक ये चीज़ एक ऐसी, और ये पता चला है जिनकी अगर अर्ली म्यूटेशन मिली और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो उनकी लाइफ स्पैन बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह होगी, और जिसके अंदर नहीं होगा उसको भी एक रीएश्योरेंस मिलेगी। तो आई थिंक हमारा जो वो थॉट प्रोसेस है उसको भी बहुत चेंज करने की ज़रूरत है। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि ये उनका जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल शुड नो दैट। हाँ बिल्कुल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब वो जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा जो है उसकी वजह यही है म्यूटेशन, आप ये कहेंगे? अच्छा देखिए, म्यूटेशंस एज सच जो है ना, अगर ब्रेस्ट कैंसर में देखें तो ओनली
3%, यानी कि 100 में से 3 ब्रेस्ट कैंसर जो है इन म्यूटेशंस की वजह से होते हैं। बाकी इसी तरह genetic- ओवेरियन कैंसर जो है वो 10%। तो ये यानी कि ये जेनेटिक केसेस हैं, ठीक है ना। तो अब हमें जब हम देखते हैं कि ये कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें ये म्यूटेशंस होती हैं, उसमें एक यही हैं जो यंग पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनको एक से ज़्यादा दफ़ा कैंसर्स हो चुके हैं, या जिनकी फैमिली में बहुत सारे कैंसर्स हैं। तो इन लोगों को तो ज़रूर इस चीज़ के लिए टेस्ट करना चाहिए, लेकिन 100% फिर भी हम ये नहीं कह सकते, बहुत दफ़ा उनमें टेस्ट नेगेटिव भी आ जाता है। अच्छा जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो डॉक्टर फारूक, आप ज़रा मुझे बताएं कि लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल है ऑन्कोलॉजी के केसेस में, कैंसर के केसेस में? आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसमें? लेबॉरेटरी समझिए बैकबोन है, क्योंकि किसी चीज़ को भी चाहे वो सजेस्ट की जाए अल्ट्रासाउंड पर हो या और टेस्ट से हो, जब तक आप उसकी बायोप्सी नहीं कर लेते हैं तो कैंसर तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये फॉर श्योर कि ये है। लेकिन हमारे पास हमारे एक बायोप्सी का मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई अगर आपने बायोप्सी कराई तो ये कैंसर फैलना शुरू हो जाएगा तेज़ी के साथ, रैपिडली विल स्प्रेड, इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन है। ये बात सही है क्या? है, मगर ये बात सही नहीं है, क्योंकि देखिए आप जो उसमें से पोर्शन लेते हैं वो बहुत ही टिश्यू कल्चर, हाँ, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही माइनर होता है, और ऐसा नहीं कि उसके बाद फैलने लगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो कोइंसाइड करता है कि जब डायग्नोसिस हुई और वो फैलने लगा, तो ये लोग समझते हैं कि वो बायोप्सी करने के बाद फैलने लगा है। हाँ, एक एस्पेक्ट ये है कि जो सर्जरी हो जाती है, तो सर्जरी अगर पूरा उसको रिमूव नहीं कर रही है तो उसके बाद पेशेंट के ऊपर उसका बर्डन भी आता है, और उसके बाद वो वीक भी हो रहा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर जल्दी से स्प्रेड हो रहा होता है। और स्पेशली अगर वो जगहें जहाँ पर ब्लड में आ जाता है, जैसे कोई बोन का कैंसर होता है जो एक दफ़ा मैरो के अंदर आ जाता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। इसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस वक्त डायग्नोस किया है, इनिशियल स्टेज में किया है या लेटर स्टेज के अंदर किया है। फर्स्ट स्टेज पे कर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंटेन उसको कर सकते हैं, और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5-10 ईयर्स और इसके अंदर देखी जाती है। लेकिन जब आपके पास आता ही वो 3rd या 4th स्टेज के अंदर है तो फिर मंथ्स के अंदर होती है। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं, पैट स्कैन है, MRIs हैं, बायोप्सीज़ हैं, तो ये क्लियरली बताते हैं कि इसमें कहाँ पर है और कितना है, कितना फैला है। लेकिन उसके एक्सपेंस इतने हैं कि सब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि ट्रीट तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी एक्सपेंसिव, जबकि उसके बावजूद ऐसे भी सेंटर्स हैं जो कि बहुत सस्ते में कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास उसकी ट्रीटमेंट इतनी नहीं है जो कि उसको देख सकें। तो आई थिंक ये जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर ये इसको पकड़ लिया जाए तो वो उसको ट्रीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हम कैंसर के पेशेंट्स की बात कर रहे होते हैं, और ख़ासकर टर्मिनल स्टेजेस के अंदर बहुत सारी जगहों पर वो बहुत पेनफुल होता है। उसका पेन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड एसेंशियल, और हमारे यहाँ ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। अब आप ये देखें कि तो फिजियोथेरेपी का भी कोई रोल है इसमें, क्योंकि फिजियोथेरेपी में भी पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा, फिजियोथेरेपी कैंसर में नहीं है, कैंसर के अंदर फिजियोथेरेपी को कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। आप जो मसल पेन, बोन पेन, टिश्यू के, इनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो कैंसर जो है जब ग्रो करता है तो देखिए बॉडी के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो दे बिकम वेरी पेनफुल। अच्छा, इसको सबसे पहली चीज़ होती है कि आप पेशेंट को मैनेज करें। इवन अगर आप हार्ट अटैक में देखें ना, तो लोग जो मरते हैं वो दर्द से मर जाते हैं, बजाय कि उससे मर रहे हो। तो हमारे यहाँ मॉर्फिन पैचेस अवेलेबल ही नहीं है, और न सिर्फ अवेलेबल नहीं है, अगर आप दूसरी कंट्रीज से मंगवाना चाहें तो भी नहीं मंगवा सकते। तो ये पेशेंट्स के साथ बड़ा जुल्म है। और इवन जो आपकी मॉर्फिन की जो ओरल टैबलेट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, चंद एक हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं और बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें ज़रा डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा इजीली अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर ड्रैप को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रैप ही आप लोगों को और फार्मा सेक्टर को अगर इजाज़त दे तो वो उसको प्रॉपरली इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक
क्या कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ड्रग्स पे इतना कंट्रोल नहीं है, मतलब ये है कि बाहर जो ड्रग्स अवेलेबल अच्छा, होती है उन पे कंट्रोल नहीं है। ड्रग्स जो एसेंशियल है एसेंशियल ड्रग्स उस पे पर ऐसा कंट्रोल है कि एसेंशियल समझिए ड्रग्स पे कि बहुत अच्छा कंट्रोल है। एक गोली भी नहीं निकल सकती है इसके अंदर से। तो ये जो है ये बड़ा अलमिया है और पेशेंट्स को इसका बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको कम से कम एक टर्मिनल स्टेज में कम से कम कुछ मॉर्फिन पैचेस ही जो है वो कुछ मिल तो जाए, कुछ सुकून तो मिल जाए उसको। मिल जाए बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप और मज़ीद ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी मज़ीद कैंसर के बारे में, और ऐसी क्या चीज़ आपकी फाइंडिंग्स हैं? जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा कि सबसे कॉमन तो ब्रेस्ट कैंसर है, और फिर हमारे यहाँ हलक और मुंह का कैंसर ख़वातीन में भी बहुत है, और इसकी वजह से खाने की नाली का कैंसर भी होने का काफ़ी ख़तरा होता है। जो चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं उनकी तो बात हो गई, और वो चीज़ें जिसमें कि हम जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं ताकि हम उसको जड़ से ख़त्म करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ा सकें, उनको हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ख़वातीन अपने घरेलू मसलों में इतनी उलझी रहती हैं कि अपने आप को नज़रअंदाज कर देती हैं, और जब उनको इस तरह का कोई कैंसर का मर्ज़ पता चलता है तो वो इतना बढ़ चुका होता है कि उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। वो ख़ुद भी तकलीफ़ उठाती हैं, पूरा ख़ानदान तकलीफ़ उठाता है, इलाज इतना महंगा हो जाता है और आखिर में नतीजे वो नहीं मिलते। तो इसलिए मेरा पैगाम ख़वातीन को ये है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि आप अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकें। बहुत अच्छी बात की आपने जनाब जी। और डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं डॉक्टर फ़रूक, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि आप तो लेबॉरेटरी सेक्टर उससे ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होता है, आपकी ख़ुद की भी माशाल्लाह लेबॉरेटरी है, तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है हमारी लैब्स की सूरत हाल क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि जो स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं डायबिटीज़ में, वो स्ट्रिप्स भी FDA अप्रूव नहीं है, 70% स्ट्रिप्स जो हैं वो अप्रूव नहीं है। देखिए इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो काफ़ी तशवीशनाक है लेबॉर्ट्री के हवाले से, क्योंकि आपके पास रिएजेंट्स भी अवेलेबल नहीं हो रहे होते, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स पे इतने प्रॉब्लम है, LCs नहीं खुल रही होती हैं, आप इवन लोगों से चीज़ें मंगवाते हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो असल बर्डन है वो इन प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ में इतना नहीं है जितना जो सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं। लोग ज़्यादातर जो हैं वो उनके पास जाते हैं, और उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होने के बावजूद भी उन लोगों को नहीं पहुंच रही होती हैं। उसकी वजह या तो मैनेजमेंट सही नहीं है, या उनका इतना टाइम उनको नहीं दिया जाता है कि अब आपके पास अगर बेशुमार रश है तो आप क्यों 2 बजे बंद कर देंगे, आप क्यों नहीं शाम तक रखेंगे उसको, आप क्यों नहीं उसको लंबा पीरियड देंगे। और वही चीज़ें जो वहाँ पर होनी चाहिए वो बाहर तो अवेलेबल हो रही होती हैं, वहाँ अवेलेबल नहीं हो रही होती हैं। तो इनफैक्ट उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए। गवर्नमेंट का इस पे बजट कम नहीं है, उन्होंने बजट अच्छा खासा दिया बिल्कुल बजट है। ऊपर से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है। अगर वहाँ पर आपकी सोर्स नहीं होती है तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल रुल जाता है। डेफिनेटली इसको कंट्रोल करना चाहिए, और बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो अवेलेबल हो जाएंगी, मगर अगर हमारा सिस्टम ठीक हो जाए, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर सिस्टम नहीं है, एंड ओनली सिस्टम वर्क्स। तो जिस जगह पर भी अच्छा सिस्टम होगा दैट विल वर्क। प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज चल रही होती हैं इसलिए बिकॉज उनका ऊपर से मैनेजमेंट सही होता है। वही चीज़ जो है अगर आप देखें तो आपको गवर्नमेंट में उसको बहुत से बेहतर चीज़ें मौजूद हैं। वो इक्विपमेंट जो गवर्नमेंट में मौजूद है प्राइवेट के पास नहीं है, डेफिनेटली, मगर केसेस नहीं होते हैं। अगर आप जाके देखेंगे सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल के अंदर, उनके पास पोटेंशियल कितना है और ट्रीट कितने को कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं है जो कि उनका पोटेंशियल है। तो उन लोगों के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। उनसे ही सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी, 30 to 40% हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज की जो है हमारे पास कमी है। जो रिसोर्सेज हैं वो तो इस्तेमाल हो, जो लोग हैं वो तो पूरा उनको यूटिलाइज किया जाए, उनकी रिसोर्सेज से तो काम लिया जाए, वो भी पूरे नहीं कर रहे होते। तो वो जो है वो टॉप मैनेजमेंट के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में एक प्रॉब्लम ये है कि आपके जो काम करने वाले हैं ना उस पर आपका इतना जोर नहीं होता, आप उनको कुछ कर नहीं सकते हैं। एग्जैक्टली यही कहा वज़ीर सेहत ने अभी, अपनी माजूरी का इजहार किया कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं तो सिस्टम के ख़िलाफ़ काम कुछ नहीं कर सका, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को सस्पेंड कर सकता हूँ विदाउट सैलरी, इससे ज़्यादा मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो डॉक्टर साहब आप क्या मज़ीद कहेंगी कैंसर के बारे में, कि कैंसर डे के बारे में, उसकी थीम के बारे में, और दूसरी सूरत हाल के बारे में पाकिस्तान की?
कैंसर डे का मकसद यही है कि हर दफ़ा इसका एक स्लोगन होता है। इस दफ़ा जो स्लोगन है वो यही है कि कम्युनिकेशन हो केयर में और सब मिल के उसके लिए काम कर सकें। और इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, पहली तो प्रिवेंशन होगी, दूसरा हो गया अर्ली डायग्नोसिस जिस पे हमने बात कर ली, तीसरा आ गया ट्रीटमेंट जो मैंने बताया कि बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर करने के लिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसा डॉक्टर राहुल कह रहे हैं, अगर हम इस तरह, क्योंकि देखें स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मरीज़ को सेम केयर मिलना चाहिए। और उस केयर के मिलने के लिए ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास उतने डॉक्टर्स ही नहीं हैं तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारी डॉक्टर और हमारे डॉक्टर्स इतने बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है एंड वी नीड देम हियर। तो ये वो है नीड ऑफ द आवर जिस पे गवर्नमेंट को देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इस तरह के डॉक्टर्स के लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस होने चाहिए, ऑफ़र्स होनी चाहिए कि वो यहाँ पे स्टे बैक करें। एंड फॉर दैट मैटर पूरा जो मेडिकल टीम है जिसमें ये नर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, ये लोग इतने बड़े सरमाए हैं हमारे मुल्क के, और हमें इनको वैल्यू करना चाहिए और इनको यहाँ पे हमें रिटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई पॉलिसी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को कि ना कि आप इनकी इंसल्ट करें। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में तो आपको बेहतर पता होगा कि डॉक्टर्स और स्टाफ की क्या इंसल्ट होती है, क्या कुछ होती है। अभी कानून भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसके तो सिंपल बने हुए फार्मूलाज बने हुए हैं पूरी दुनिया में कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स पे कितने डॉक्टर्स चाहिए। ये तो सिंपल स्टैटिस्टिक्स निकाल के पता चल सकता है कि इतने डॉक्टर्स चाहिए, कितने नर्सेज चाहिए। और जैसे डॉक्टर राहुल कह रहे हैं, सही बात है कि एक हद तक एक इंसान काम कर सकता है, उसके बाद आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। तो वो मतलब ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर जब काम किया जाएगा, हमारे पास मैन पावर उतनी बढ़ेगी, लोगों को की जो एक्सपर्टीज़ है उसकी वैल्यू को समझा जाएगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि ऐसा सच अगर देखा जाए तो अभी हमने पिछले कई सालों में माशाल्लाह बहुत ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे पास ट्रेन हो गए हैं, निकलते भी जा रहे हैं। लेकिन जो निकल रहे हैं वो बेचारे ये परेशान हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और यहाँ इनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं और वहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं, तो ये बड़ा सिस्टम का अलमी है। और बजट्स भी है गवर्नमेंट के पास, ऐसा नहीं कि बजट नहीं। इवन अब NICVD को देखें तो 12 अरब का बजट है, JPMC का भी, और हमारे जो टेरिशरी केयर हॉस्पिटल उनके बजट जो अरबों के हैं। इसके अलावा भी जो मुझे पता है MS का कि वो जो बजट से भी ऊपर चले जाते हैं, करोड़ों रुपए में, कोई 20 करोड़ गया, कोई 10 करोड़ गया, ऊपर भी ओवर बजट भी चले जाते हैं। तो हैरत होती है देख के कि भाई, और फिर पेशेंट भी सफ़र कर रहे होते हैं। आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा सिविल के अंदर डॉक्टर रुबीना बशीर थी, उन्होंने क्या किया। उसके बाद डॉक्टर कौन से आए थे जो क्रिश्चियन थे, जो MS आए थे रुबीना बशीर के बाद सिविल में। तो उस बजट होने के बावजूद भी, और डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, वो आप तकरीबन यू आर राइट एट योर प्लेस कि जब मैंने हेल्थ पॉलिसी मेकर्स से जब मैं बात करता हूँ, उनसे मेरी बात होती है और वो सब ये कह रहे थे कि हमें शदीद जो इस वक्त दुश्वारी का सामना है वो इस बात का है कि लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम तलाश कर रहे होते हैं कि हम इस सरकारी पोस्ट पे DHO किसको बनाएं, बोलते हैं यार DHO बना, नहीं यार काम बहुत करना पड़ेगा। और बोले DHOs अपनी जिम्मेदारी अदा कर नहीं पा रहे हैं, MS अपनी जिम्मेदारी अदा कर नहीं पा रहे, तो हमें ढूंढना पड़ रहा है, तलाश करना पड़ा कि हु इज़ द राइट पर्सन। उसके अलावा एक और मसला आ रहा है सिस्टम का, कि सिस्टम के साथ कौन चलेगा, सिस्टम को कौन मुस्तफ़ीद करेगा। तो जो सरकारी सिस्टम है इस वक्त नहायत वो मुश्किल हालात हैं उसके। तो मैं अब अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स बेहतरी की तरफ आएंगे और यहाँ पर निज़ाम बेहतर बनेगा, और पेशेंट जो हैं वो सफ़र नहीं करेंगे बल्कि फैसिलिटेट होंगे, और हुकूमत जो हैं वो कोई ऑथेंटिक, कोई जामे हेल्थ पॉलिसी बनाएंगी कि जिसकी वजह से डॉक्टर्स को भी जॉब्स मिलेंगी और हमारा सिस्टम भी बेहतर हो सकेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा, किसी अच्छे इशू पर ज़रूर आप लोगों के साथ बात करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी।